हर चिप एक खतरा। बिल्कुल, आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस दुनिया में उतरने वाले हैं जो हमारे चारों तरफ है, मशीनों और तकनीक की दुनिया। हम दिन रात गैजेट्स से घिरे रहते हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या ये रोजमर्रा की चीजें सच में उतनी सुरक्षित हैं जितना हम मानते हैं? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी अदृश्य लेकिन बेहद गंभीर खतरे को समझने वाले हैं कि कैसे हमारे आसपास के बिल्कुल आम एम्बेडेड सिस्टम्स समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। हम अब दुनिया के दूसरे कोने में बैठकर सिर्फ सॉफ्टवेयर के जरिए समाज को 100 साल पीछे धकेल सकते हैं। ये कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये आज की कड़वी सच्चाई है। आज सबसे बड़ा खतरा कोई मिसाइल या टैंक नहीं है, बल्कि वो हर एक चीज है जिसमें एक माइक्रोचिप लगी है। और आज चिप्स कहाँ नहीं है? तो आइए देखते हैं कि ये खतरे असल में काम कैसे करते हैं। भाग 1, फोंटेना, जासूस ऑफिस उपकरण। चलिए एक आम ऑफिस का उदाहरण लेते हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि जब तक कोई फिजिकली हमारे कमरे में आकर कोई बग या माइक नहीं लगाता, तब तक हमारी बातें पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन सुरक्षा शोधकर्ता एंक कुई ने फोंटेना नाम का एक ऐसा तरीका खोजा है जो इस सोच को पूरी तरह बदल देता है। फोंटेना असल में करता क्या है? ये पूरी तरह से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके एक आम एम्बेडेड डिवाइस के हार्डवेयर को रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी आरएफ सिग्नल प्रसारित करने के लिए मजबूर कर देता है। आसान भाषा में कहें तो एक बिल्कुल साधारण फोन या प्रिंटर को हैक करके उसे एक रेडियो ट्रांसमीटर में बदल दिया जाता है, जो कमरे की हर एक आवाज को बाहर भेज सकता है। अब देखिए ये हैक कितनी चालाकी से काम करता है। सबसे पहले एक ऑफिस प्रिंटर पर नौकरी के रेज्यूमे के रूप में एक मैलवेयर भेजा जाता है। इसके बाद वो प्रिंटर उसी नेटवर्क में मौजूद कमजोर फोन्स को संक्रमित कर देता है। और फिर आता है सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। फोन के अंदर के छोटे छोटे पुर्जों को हैकर्स सॉफ्टवेयर के जरिए इस तरह वाइब्रेट करवाते हैं कि वे रेडियो सिग्नल छोड़ने लगते हैं। मतलब जासूसी के लिए कोई नया माइक नहीं लगाया गया है, उसी पुरानी मशीन के पुर्जों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? वो फोन के पुर्जे जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो एक मोर्स कोड जैसी बीप बीप की आवाज पैदा करते हैं। और इन आवाजों को पकड़ने के लिए हैकर्स को किसी करोड़ों रुपए के हाईटेक उपकरण की जरूरत नहीं है। वो एक बेहद सस्ते आम एएम रेडियो का इस्तेमाल करके दीवारों के पार से इस गुप्त डेटा को पकड़ सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शोधकर्ताओं ने मजाकिया तौर पर अपने इस सस्ते से रेडियो का नाम ही टॉम क्रूज रख दिया। ये साफ दिखाता है कि जासूसी के लिए बहुत महंगे गैजेट्स नहीं, बस सही तकनीक चाहिए होती है। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। प्रयोग के दौरान शोधकर्ताओं ने उस बीप बीप की आवाज को रिकॉर्ड किया, उसे डीकोड किया और सफलतापूर्वक एक मशहूर नॉवेल न्यूरोमैंसर का पहला वाक्य हासिल कर लिया। वो वाक्य था, बंदरगाह के ऊपर का आसमान टेलीविजन के रंग का था। ये एक बहुत ही बड़ा और डरावना सबूत है। जरा सोचिए, अगर इस तरह से किसी नॉवेल की लाइन दीवारों के पार भेजी जा सकती है, तो किसी भी बड़ी कंपनी के सीक्रेट्स या देश की सैन्य जानकारी कितनी आसानी से लीक हो सकती है। तो अगर एक आम ऑफिस का प्रिंटर और फोन इतना कमजोर हो सकता है, तो फिर उन सिस्टम्स का क्या जो हमारी पहचान, हमारे बैंक अकाउंट्स और हमारे पैसों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं? क्या वो सच में सुरक्षित हैं? आइए इस खतरे के एक और गहरे और बहुत ही व्यक्तिगत स्तर की ओर बढ़ते हैं। भाग 2, आरएफआईडी चिप और पासपोर्ट क्लोनिंग। यहाँ एंट्री होती है हैकिंग की दुनिया में मशहूर शोधकर्ता एडम लॉरी की। इनकी विशेषज्ञता ही आरएफआईडी चिप्स को हैक करने में है। ये वही चिप्स हैं जो हमारे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड्स में होती हैं। असल में चिप और पिन का ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम अपने डिजाइन के स्तर पर ही टूट चुका है। कोई हैकर सिर्फ एक बैकपैक में अपना रीडर छिपाकर किसी एस्केलेटर या भीड़ वाले बस स्टॉप पर खड़ा हो सकता है और वो मशीन से आ रहे कृपया अपना पिन बताएं वाले संदेश को हवा में ही रोककर बिना असली पिन डाले ही लेनदेन को पूरा कर सकता है। यानी कार्ड की सारी जानकारी बस एक पल में क्लोन हो जाती है। और सबसे डरावनी बात, इसके लिए कार्ड को छूने तक की जरूरत नहीं होती। और बात सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स पर खत्म नहीं होती। हमारे जो आधुनिक ई-पासपोर्ट्स हैं वो भी इसी खतरे की जद में है। मान लीजिए किसी के पासपोर्ट की चिप क्लोन कर ली जाए और उसमें किसी और की तस्वीर लगा दी जाए, तो बॉर्डर पर क्या होगा? देखिए, एक इंसान यानी कोई इमिग्रेशन अधिकारी शायद उस नकली प्रिंटेड तस्वीर को देखकर पकड़ ले, लेकिन मशीन बॉर्डर कंट्रोल का क्या?
वो मशीन सिर्फ चिप के अंदर का डिजिटल डेटा पढ़ती है, तो मशीन पूरी तरह से बेवकूफ़ बन जाती है क्योंकि डिजिटल तौर पर वो चिप उसे बिल्कुल 100% असली लगती है। यही आज की आधुनिक सुरक्षा की सबसे बड़ी कमजोरी है। जैसा कि कहा गया है, जब दुनिया पर रोबोट्स का राज होगा तो मुझे सिर्फ रोबोट्स को बेवकूफ़ बनाना होगा। आज अपराधियों और तस्करों को जटिल इंसानी सुरक्षा प्रणालियों से उलझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें बस इन ऑटोमेटेड रीडर्स को चकमा देना है, जो कि जैसा हमने देखा बेहद आसान है। पहचान और पैसों की चोरी यकीनन बहुत गंभीर बात है, लेकिन चलिए अब इस खतरे को इसके सबसे चरम स्तर पर ले चलते हैं। एक ऐसा परिदृश्य जहां सीधे सीधे बात जिंदगी और मौत की हो। क्या होगा जब हैकर्स उन मशीनों को ही निशाना बनाना शुरू कर दें जो इंसानी जान बचाने के लिए बनी हैं? भाग 3, सर्जिकल रोबोट्स पर साइबर हमले। आइए वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की बायो रोबोटिक्स लैब के रेवन 2 सर्जिकल रोबोट पर नजर डालते हैं। इसे शुरू में इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि युद्ध के मैदानों में दूर से बैठकर घायल सैनिकों की सर्जरी की जा सके, मतलब दुनिया की किसी भी कोने से मरीजों का ऑपरेशन करना। इस रोबोट को ऑपरेट करना कैसा लगता है? इसे एक बेहद नाजुक क्लॉ मशीन वाले आर्केड गेम खेलने जैसा बताया गया है। एक सर्जन मीलों दूर बैठकर स्क्रीन और कंट्रोलर्स के जरिए इस रोबोट को चलाता है। अब जाहिर है ये सब कुछ नेटवर्क और इंटरनेट पर निर्भर करता है, और बस यही दूरी और नेटवर्क पर यही निर्भरता इसे हैकर्स के लिए एक बहुत आसान शिकार बना देती है। और यहीं पर साइबर हमलों का सबसे खतरनाक रूप सामने आता है, जिसे हम कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक। इसमें होता क्या है कि हैकर चुपचाप रोबोट और सर्जन के बीच वाले नेटवर्क पर छिपकर बैठ जाता है। वो दोनों को ये यकीन दिलाता है कि वो सीधे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जबकि असल में वो दोनों ही हैकर के सिस्टम से जुड़े होते हैं। इस तरीके से वो हैकर बीच में से आदेशों को बदल सकता है या सर्जरी के बीच में कोई रुकावट डाल सकता है। जरा इस अंतर को समझिए। एक स्थिति है सीधा संचार, जहां सर्जन के हाथ का हर एक मूवमेंट बिल्कुल बिना किसी देरी के रियल टाइम में रोबोट तक पहुंच रहा है। और दूसरी तरफ है हैकिंग के हमले की डरावनी सच्चाई। यहाँ हैकर नेटवर्क पर जानबूझकर खाली मैसेज पैकेट्स की बाढ़ ला देता है। इससे होता यह है कि नेटवर्क अचानक बहुत धीमा हो जाता है और सर्जन की स्क्रीन और रोबोट के मूवमेंट के बीच एक लैग यानी देरी पैदा हो जाती है। और सच बताएं, ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे डरावना हिस्सा है। सर्जरी जैसे बेहद नाजुक काम में जहां एक एक मिलीमीटर का फर्क जानलेवा हो सकता है, वहां नेटवर्क की एक छोटी सी देरी भी विनाशकारी साबित हो सकती है। सर्जन स्क्रीन पर देखता है कि रोबोट सही जगह पर है, लेकिन उस लैग के कारण असलियत में रोबोट कोई गलत नस काट सकता है। ये कोई मामूली हैक नहीं है, ये एक साधारण सी देरी एक ऐसी खामोश और न पकड़े जाने वाली हत्या का परफेक्ट कवर बन सकती है, जिसे बाद में कोई ट्रेस ही नहीं कर पाएगा। भाग 4, व्हाइट हैट हैकर्स, हमारी ढाल। ये सब सुनकर शायद ऐसा लगने लगा होगा कि भाई दुनिया तो बहुत ही खतरनाक जगह बन गई है, क्योंकि हमारी जिंदगी हर तरफ से इन कमजोर एम्बेडेड सिस्टम से घिरी हुई है। ऑफिस के प्रिंटर और फोन से लेकर क्रेडिट कार्ड, ई पासपोर्ट, ड्रोन और यहाँ तक के सर्जिकल रोबोट्स तक खतरा हर जगह मौजूद है। और इस इतने विशाल इकोसिस्टम को पूरी तरह सुरक्षित करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन ठहरिए, तस्वीर का एक दूसरा उम्मीद से भरा पहलू भी है। हमारे पास व्हाइट हैट हैकर्स यानी सुरक्षा शोधकर्ताओं की एक पूरी फौज है जो लगातार इस अंधकारमय भविष्य को रोकने के लिए दिन रात काम कर रही है। उनका मुख्य लक्ष्य एकदम साफ है, हम बस हैकर्स से एक कदम आगे रहना चाहते हैं। इंटरनेट के शुरुआती दिनों में क्या होता था? सिस्टम्स बन जाते थे और फिर नुकसान होने के बाद उनकी कमजोरियों का पता चलता था। लेकिन आज ये सुरक्षा विशेषज्ञ किसी भी अपराधी के पहुंचने से पहले ही इन खामियों को ढूंढ रहे हैं। इस डिजिटल दुनिया में असल में यही विशेषज्ञ हमारी सबसे मजबूत ढाल हैं। तो बात फिर घूम फिर कर एक बहुत ही गहरे सवाल पर आ जाती है। क्या हम भविष्य को चलाने वाले इन रोबोट्स और ऑटोमेटेड सिस्टम्स पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं? तकनीक हमें बेहिसाब सुविधाएं तो देती है, लेकिन अपने साथ कुछ ऐसे अदृश्य खतरे भी लेकर आती है जिन्हें नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और हमेशा इस बात पर नज़र रखिए कि हमारे इन स्मार्ट गैजेट्स के पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है।